पहला क्वेश्चन है, वो है भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पहले ये समझ जाना कि जो मेग्ना कार्टा क्या होता है। हुआ क्लियर? मेग्ना कार्टा एक ऐसा अधिकार है जो अधिकार किसी व्यक्ति को दिया जाता है या किसी समूह को दिया जाता है, तो उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि मान लो ऑप्शन, ये जो पर्सन ए है, राजा है मान लो ये, ठीक है? और ये जनता। राजा ने जनता को शक्ति दी और इस शक्ति से जनता के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए। तो जो अधिकार दिया था, ये अधिकार कहलाता है मैग्ना कार्टा। अपनी शक्ति को किसी और को देना और उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाना, इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पे जो मैग्ना कार्टा की बात कर रहा है, वो कर रहा है ऑप्शन बी की, भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब ये भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है, उसके पीछे क्या रीजन है समझना। हुआ क्लियर? जो भाग 3 है, ये भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। जो भाग 3 है, इसमें आर्टिकल है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक इसमें उल्लेखित है। तो क्लियर? और ये जो भाग 3 है, ये एक्चुअली क्या है, ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ठीक है? और मौलिक अधिकार जो होता है, ये आपका मानवीय अधिकार होता है। आपके जन्म के साथ जो अधिकार आपको मिलना चाहिए, अगर वो अधिकार मिल रहा है, तो वो अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। हुआ क्लियर? इसमें आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, चलने की आज़ादी है, आपको क्या पढ़ना है, क्या सुनना है, सबकी आज़ादी, धर्म की आज़ादी है, ठीक है? सभी अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी जैसा व्यक्ति जन्म होता है, जन्म के साथ उसे जो अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे अधिकार को मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसलिए भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपको मिला है मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान का जब आप पढ़ोगे, प्रस्तावना उद्देशिका पढ़ोगे, तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। यानी कि जो अधिकार हम भारत के लोग, यानी भारत के नागरिक को मिलना चाहिए, वो अधिकार भाग 3 में दिया गया है, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। अब सवाल उठता है कि जो मौलिक अधिकार है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। एक और चीज है, वो है मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कहाँ से? वो लिया गया है रूस से। हुआ क्लियर? क्वेश्चन आएगा आपको कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अधिकार की बात आएगी तो वो आ जाएगा यूएसए। जहां बात आ जाएगी मौलिक कर्तव्य की, तो वो आ जाएगा रूस से। हुआ क्लियर? ये दोनों डिफरेंट याद रखना। मौलिक अधिकार यूएसए, मौलिक कर्तव्य रूस। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान बना था, तब भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार थे? वो 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वो 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है? तो ये एक मौलिक अधिकार कौन सा था जो हटा दिया गया? तो ये अधिकार था कौन सा? वो था संपत्ति का अधिकार। और इसे 1978 में कौन सा 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे हटा दिया गया, ठीक है? और इसे क्या बना दिया गया? आर्टिकल आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत क्या बना दिया गया? संपत्ति को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन करता है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। कौन सा हटा है? संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। और उसे हटाया किससे गया है? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो 1978 में किया गया था, इसे हटा दिया गया है, इसके माध्यम से हट गया है। और इसे आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत डाल दिया गया है और यहां पर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि मौलिक अधिकार के अंदर 2 आर्टिकल आते हैं, ये 20 और आर्टिकल कौन सा? ये है 21। ये दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे अधिकार हैं, ये ऐसे आर्टिकल हैं, इसमें जो मौलिक अधिकार मिला है, वो मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में वो उल्लंघन उसको हटाया नहीं जा सकता।
भारत में कोई भी परिस्थिति पैदा हो जाए, उस परिस्थिति के अंतर्गत आर्टिकल 20 में और आर्टिकल 21 में जो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हैं, वो उसे हटाए नहीं जा सकते। यहाँ बात चल रही है आपातकाल की। आपातकाल की बात चल रही है। आपातकाल के अंतर्गत आपके सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। लेकिन आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 जो है, ये आपका हनन नहीं होगा। आर्टिकल 21 कहता है कि मानव का निजता का अधिकार है, निजता। यानी मानव का निजता का अधिकार नहीं कि मानव का सोना है, उठना है, जागना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, उसे उसे किस प्रकार जीवन जीना है, ठीक है? उसे कहाँ जाना है, उसे कहीं नहीं जाना है, ये सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। यानी कि प्राकृतिक अधिकार जो मिला है, वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिला है। इसलिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 जो है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा आपसे कि आपातकाल के दौरान ऐसे कौन से 2 मौलिक अधिकार के आर्टिकल हैं जिसको रद्द नहीं किया जाता? तो वो है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको रद्द कर दिए जाते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। एक सवाल उठता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार हनन हो रहा है तो कहाँ जाओगे आप? आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? और कहाँ जाओगे आप? आप जाओगे हाई कोर्ट जाओगे। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे जाने के लिए आप कौन-सा मौलिक अधिकार का आर्टिकल यूज़ करोगे? तो ध्यान रखना, अगर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए, तो आपको आर्टिकल 32 का यूज़ करना होगा। लेकिन वहीं पर आप अगर हाई कोर्ट जा रहे हो आपके मौलिक अधिकार हनन होने के लिए, तो आपको आर्टिकल कौन-सा? 226 226 आर्टिकल यूज़ करना होगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जब भी आपका मौलिक अधिकार होता है, तो आप किस आर्टिकल के माध्यम से हाई कोर्ट जाओगे? तो उसका आंसर होगा 226 226 आर्टिकल के माध्यम से। वही सेम चीज अगर आपका मौलिक अधिकार होता है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो कौन सा आर्टिकल आपका यूज होगा? तो वो है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है 5 रिट दी है, वो हम आगे समझेंगे 5 कौन सी रिट दी है, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक बच्चे का ऑपरेशन हुआ हॉस्पिटल में, ठीक है, एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उस बच्चे की जो फीस थी वो थी 20,000 करीब, ठीक है। परंतु जो हॉस्पिटल है उसने 40,000 चार्ज करा, और उसके जो माता पिता बहुत गरीब थे तो उन्होंने उसे 20,000 पे कर दिया, परंतु 20,000 पे नहीं कर पाया। तो हॉस्पिटल ने बोला कि आपका बच्चा हॉस्टल में रहेगा, आराम से रहेगा, आप जब भी 20,000 पे कर दोगे तो वो बच्चा आपको सौंप दिया जाएगा। बाप माँ बहुत गरीब थे तो वह परेशान हुए कि किसी ने बताया कि आपका जो बच्चा है ये कैद हो चुका है, उसे जेल नहीं हुई है, परंतु आपके पास नहीं है, किसी और के पास है, और वो उसके एवज में आपसे 20,000 चार्ज ले रहा है, तो यानी कि वो बच्चा कैद है। तो आप जाइए आर्टिकल 32 का यूज कीजिए और आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये मामला संदिग्ध है, और आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को ले लिया अपने हाथ में। और ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के माध्यम से जो भी केस जाता है कोर्ट में, उसे आप वापस नहीं ले सकते। भाबरी देवी जो कांड हुआ था, वो जो ओपन हुआ था, वो इसी आर्टिकल 32 के माध्यम से हुआ था। एक बार केस चला गया तो वापस नहीं होता। हुआ क्लियर? सुप्रीम कोर्ट में फिर जब बैठक हुई, जब उसकी सुनवाई हुई, तो हॉस्टल में बैठी जो सुप्रीम कोर्ट है वहां बैठाया गया जूरिस्ट, जिसमें जो मेडिकल संबंधी अधिकारी होते हैं, जो उसके विशेषज्ञ होते हैं, वो बैठा जाता है। ये बैठे वहां पे, उन्होंने फिर देखा कि उनसे पूछा गया कि इस बीमारी के लिए कितना खर्चा आता। उन्होंने बोला कि इस बीमारी के लिए हद से मैक्सिमम 20,000 खर्चा हो सकता है, और माता पिता ने बोले हमने 20,000 पे कर दिए, उनकी ये 40,000 पे करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आर्टिकल 32 के माध्यम से रिट लगाई गई थी, क्योंकि उनका बच्चा कैद हो चुका था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें बोला गया कि तुमने बच्चे को बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत आपने कैद किया, आप उसका भरोगे हर्जाना और बच्चे को माता पिता को सौंपोगे। और आपने अगर देखा होगा दृश्य मूवी, तो उससे भी आर्टिकल 32 का यूज होता है।
जो तुम्हें बताता है कि आर्टिकल 32 के माध्यम से आप यूज कर सकते हो। तो आर्टिकल 32 ये है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 226 226 के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करते हो हाई कोर्ट में। हुआ क्लियर? और आपको ये याद होना चाहिए कि जो अंबेडकर जी हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि अंबेडकर जी ने कौन से आर्टिकल को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था, तो वो है आर्टिकल 32। हुआ क्लियर? तो ये मौलिक अधिकार का पार्ट था, इसके ऊपर ही कहानी मैंने बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार क्या है? यानी ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार कहाँ था। कहते, ऑप्शन ए कहता है मौलिक अधिकार अनन्य, ऑप्शन बी कहता है मौलिक अधिकार नहीं, ऑप्शन सी कहता है मौलिक अधिकार लेकिन अनन्य नहीं, ऑप्शन डी कहता है अनन्य। अनन्य यानी इसके बाहर। हुआ क्लियर? ठीक है, यानी कि इसके बाहर, तो मौलिक अधिकार है लेकिन इसके बाहर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसे जो डिसीजन देना है वो डिसीजन देगा सभी साक्ष्यों के आधार पर, परंतु वो डिसीजन संविधान में जो उसको शक्ति दी गई है उसी के संबंध में वो डिसीजन देता है। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति दी है सुप्रीम कोर्ट को संविधान में, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। तो मौलिक अधिकार जो है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्र अधिकार है वो क्या है? वो है मौलिक लेकिन अनन्य नहीं। क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका। हुआ क्लियर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में रहकर, जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसे शक्ति जो प्राप्त हुई है वो संविधान के सम्मत है, यानी संविधान के बाहर जाकर कोई भी वो अपना निर्णय नहीं देगा, उससे बाहर नहीं देगा। आर्टिकल 32, आर्टिकल जो 32 है वो नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध भी उपचार का उपबंध करता है। अगर जैसे हम नागरिक है, भारतीय नागरिक, हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हनन हो रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? आर्टिकल 32 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पर कोई भी अतिक्रमण किया गया हो, उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हो। इसीलिए उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकार का संरक्षक कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट को नागरिक के मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आप जाते हो आर्टिकल 32 के माध्यम से। इसीलिए भीमराव अंबेडकर जी हुए हैं, उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 जो है संविधान का क्या है? हृदय और आत्मा है, क्योंकि ये आपका जो नैसर्गिक, आपका जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी ये रक्षा करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के माध्यम से। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 32 है इसमें 5 प्रकार की रिट है। कितनी? 5 प्रकार की इसमें रिट है, ध्यान रखना। पहला कौन सा है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा कौन सा है? वो है परमादेश, ठीक है। तीसरा कौन सा है? वो है अधिकार प्रच्छन्न, और जो चौथा है वो है प्रतिषेध, प्रतिषेध, ठीक है। और जो पांचवा है वो कौन सा है? वो है उत्प्रेषण। वो क्लियर? बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को आप गैर कानूनी रूप से बंदी बनाते हो तो इस संबंध में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। जो बच्चे का बताया था मैंने, जो कैद हुआ था वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत ही हुआ था। हुआ क्लियर? किसी भी व्यक्ति को आप कैद करते हो तो उसका मौलिक अधिकार हनन हो जाता है, तो आप आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हुआ क्लियर? अब आ जाइए कहां पर? परमादेश। परमादेश जो है किसी भी सरकारी अधिकारी को ऐसा कर्तव्य निभाने का निर्देश देता है जिसके लिए कानूनी रूप से बाध्य है।
कोई अधिकारी है जिसे काम सौंपा गया है कि आप डीएम का काम करोगे, आपका ये कर्तव्य है, अगर वो कर्तव्य नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हुआ क्लियर? अधिकार प्रच्छन्न किसी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की ये जांच करता है। यानी कोई व्यक्ति है जो अवैध रूप से किसी पद पे चला गया है तो उसकी ये निरीक्षण करेगा। उसका जो इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो उस पद के लायक नहीं है और उस पद पर वो गैर कानूनी रूप से चला गया है तो उसकी वो जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये भी अधिकार है, ठीक है। प्रतिषेध के अंतर्गत होता है कि ऐसा कोई डिसीजन है जो न्यायालय ने दे दिया है, जैसे कि हाई कोर्ट ने दे दिया है और वो हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट को रोक देगी कि आपका क्षेत्र यहाँ तक नहीं है, आप प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, आप इसके आगे डिसीजन नहीं दे सकते क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र ये नहीं है। यानी यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उसकी शक्ति, उसका क्षेत्राधिकार याद दिलाकर जो डिसीजन देने वाला है उसे वहां रोक देगी। ये होता है प्रतिषेध। और अंतिम है वो है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है, किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण द्वारा आदेश को रद्द किया जाता है। जो भी अधिकार उसने जो भी निचली अदालत है उसने अगर कोई डिसीजन दे चुका है तो उस डिसीजन को रद्द कर देगा कौन, सुप्रीम कोर्ट। हुआ क्लियर? ये 5 प्रकार के रिट जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में आप दायर कर सकते हो अगर आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कारखानों में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखना आर्टिकल 24 जो है कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 किसी भी कारखाने खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कितने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। क्योंकि 14 वर्ष यानी 6 से 14 वर्ष तक उनको क्या है, क्या ग्रहण करना है? शिक्षा ग्रहण करना है। 14 के बाद आप कर सकते हो क्योंकि 14 के बाद आता है 15 और 15 से लेकर 59 तक ये कहलाती है इस कौन सी वर्किंग, यानी कि वर्किंग, ये कहलाती है वर्किंग एज कहलाती है। और इसके पहले आप पढ़ सकते हो और पढ़ने का आपका जो शैक्षिक अधिकार है ये आर्टिकल 21 ए में जोड़ दिया गया है। सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल 24 ये कहता है कि किसी बच्चे को आप खतरनाक व्यवसाय में काम नहीं करा सकते अगर उसकी एज 14 वर्ष से कम है। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर वो घर का व्यवसाय है, ठीक है, तो वहां पे वो काम कर सकता है। जैसे घर में मिठाई की दुकान है, ठीक है, घर में ऐसा कोई व्यवसाय है तो वहां पे वो काम करने की प्रदान की, वहां पर वो कार्य करने की उसे छूट दी गई है बच्चे को। वो इसलिए दी गई है कि अगर वो काम सीख जाता है तो वो एक तरह से उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी उसकी। जैसे कि घर में कोई लड्डू बन रहा है, मिठाई की दुकान है, अगर लड्डू बन रहा है तो वो बच्चा सीख पा रहा है कि लड्डू बनते कैसे हैं। अब जो सीख जाएगा तो अपना जीवन में जो वो लड्डू बनाकर अपना जीवन चला सकता है। यानी वहां पे एक स्किल डेवलप हो रही है, इसलिए घर के कामों के लिए छूट दी गई है। और घर में ऐसा काम कराया जाता है कि जो हल्का-फुल्का हो, ठीक है? बच्चे की एज देखी जाती है और बच्चे से प्रेम होता है तो वही काम करते हैं, वही काम देते हैं बच्चे को जो बच्चा उसके लायक हो। परंतु अगर बंधुआ मज़दूर बना रहे हो, उसे कहीं रोज़गार लगा रहे हो, तो वहाँ पे बच्चे से प्रेम होता नहीं है, सिंपल सी बात है। बच्चे से प्रेम नहीं हुआ तो आप उसे खतरनाक काम भी करा लोगे। इसलिए आर्टिकल 24 जो है खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोज़गार पर ये प्रतिबंध लगाता है। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 वर्ष से कम आयु। हुआ क्लियर? परंतु ध्यान रखना कि जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 का संबंध किससे? आर्टिकल 21 ए से भी है। तो आर्टिकल 21 ए से आर्टिकल 24 की निकटता इसलिए है क्योंकि 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की गारंटी शिक्षा की गारंटी गारंटी देता है।
यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूल में फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, मध्याह्न भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत डाला गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 6 वर्ष से यानी कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है? तो वो आर्टिकल कौन-सा है? वो आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। वहाँ पे शिक्षा गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? यानी कि अगर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद शिक्षा उसे 14 साल तक उसे शिक्षा फ्री में मिलेगी। सिंपल सी बात ये है, अगर बच्चा पैदा होता है तो 14 वर्ष तक उसे फ्री शिक्षा दी जाएगी। आर्टिकल 45 के अंतर्गत 5 वर्ष से कम और आर्टिकल 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? इसीलिए आर्टिकल 24 में खतरनाक व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर ये प्रतिबंध लगाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये दोनों आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? तो ध्यान रखना, एक आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 व्यक्तिगत आजादी और गरिमा की रक्षा के महत्व पर बल देता और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति या शोषण या काम के अपमानजनक परिस्थितियों का सामना ना करने पड़े। यह किए गए कार्य के लिए उचित और पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करता है। अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद आर्टिकल 23 का उद्देश्य उन प्रथाओं का समाप्त करना है जो व्यक्ति विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों का शोषण और दमन करती। यह सम्मान या समानता, न्याय और मानव अधिकार के सम्मान के सिद्धांतों पर कायम है। हुआ क्लियर? कि ध्यान रखना कि जो मानव तस्करी है, जबरन श्रम करवाना, शोषण के अन्य रूपों से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने ऐसे अपराध को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए कानूनी रूप से तंत्र प्रदान करने के लिए अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, बंधुआ मजदूर अधिनियम, ये सभी विशेष कानून लाए गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद आर्टिकल 23 के अंतर्गत बंधुआ मजदूर को रोक लगाई गई है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो ध्यान रखना, संविधान का तो ध्यान रखना एक अधिनियम है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो है 1978 में लाया गया था। 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये किया गया था आर्टिकल 19 और इस संशोधन के माध्यम से ही आर्टिकल आर्टिकल 19 एक ए को क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया गया था और आर्टिकल 31 1 को भी भाग 3 से, कौन सा भाग? भाग 3, भाग 3 से निकाल दिया गया था। वह क्लियर, यानी कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है 1978 में, उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में संशोधन करके आर्टिकल 19 1 ए को हटा दिया गया था और आर्टिकल 31 1 को भाग 3 से निकाल दिया गया था और जो 31 है उसे अन्य भाग में डाल दिया गया और इसके अलावा एक अलग अनुच्छेद बनाया गया, उसे कहते हैं आर्टिकल 300 ए। आर्टिकल 300 ए बनाया गया और इस आर्टिकल में डाल दिया गया संपत्ति का अधिकार और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए में डालकर उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और जो संपत्ति अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो सिंपल सी बात है, अगर मौलिक अधिकार से हट गया तो आपका मौलिक अधिकार बचा नहीं। इसीलिए आपके मौलिक अधिकार, आपका संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार बचा नहीं, तो इसलिए आप इसके संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। हुआ क्लियर? यानी जो भी अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में जो भी अधिकार है मौलिक अधिकार है, अगर ये अधिकार को संविधान में
संशोधन करके हटा दिया गया है, तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखना। जो भी आपका मौलिक अधिकार भाग 3 का भाग है, उसी के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो संरक्षण के लिए। वह क्लियर ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद आर्टिकल 300 ए। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि इसके पहले 42वां संविधान संशोधन हो चुका है। कब? 1976 में। इसमें जो है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए। एक है समाजवादी, एक है पंथनिरपेक्ष और एक है बंधुत्व। और ये पहला संशोधन हुआ था उद्देशिका में, यानी कि अभी तक जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ है? 1976 में हुआ है। इसीलिए इस संविधान को क्या बोलते हैं? लघु लघु संविधान संशोधन कहते हैं, ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ये सारे करंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में खालिस्तान से संबंधित नहीं होगा। तो ध्यान रखना, आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा कौन सी है? धारा है 74। अब जो आईपीसी है, ये भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है इंटरव्यू में कि जो भारतीय दंड संहिता था, उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता क्यों कर दिया गया, तो आप उसका आंसर देना कि जब आईपीसी बनी थी 1900, उसका आप आंसर देना जब आईपीसी बनी थी 1860 में, तब हम ब्रिटिश के गुलाम थे। हुआ क्लियर? अब जो है 1947 के बाद हम हो गए हैं आजाद, हमारा खुद का संविधान है। संविधान की जो उद्देशिका है, वो बोलता है हम भारत के लोग, यानी भारत का जितना भी सब कुछ है, वो भारत के लोगों का है। तो हम इस प्रकार से पहले गुलाम थे, इसलिए गुलाम को दंड दिया जाता है। लेकिन अब हम 1947 के बाद हम एक संप्रभु राष्ट्र बन चुके हैं, और हम बन गए हैं भारत देश के नागरिक, और नागरिक को देते हैं न्याय। इसलिए जो भारतीय दंड संहिता था, उसका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। हुआ क्लियर? इसका ये सटीक आंसर है। कभी क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू में, तो आप इसका ये आंसर देना। ठीक है? तो जो भारतीय दंड संहिता है, उसकी धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि कितने 3 माह से कम हो, तब एकांत कैदी की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। क्या बोला गया है? 14 दिन से अधिक नहीं होगा, यानी कि 14 डेज एट अ टाइम, एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा को खालिस्तान से खालिस्तान वर्ष की आयु के बीच हर बच्चों का मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो बता चुका हूं आपको कि जो आर्टिकल 21 ए है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 21 ए के तहत जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की जो आयु है, उसमें हर बच्चे को मौलिक अधिकार दिया गया है शिक्षा की गारंटी का। तो यहाँ पे आएगा 6 वर्ष लेकर 14 वर्ष, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों तक। अब 6 वर्ष के से बच्चे कम आयु ने 5 वर्ष से कम के आयु बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे आर्टिकल 45 के अंतर्गत तो पढ़ेंगे। हुआ क्लियर? यानी कि आर्टिकल 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु बच्चे, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार। दो डिफरेंस है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पढ़ेंगे वो 5 वर्ष से कम आयु बच्चे, और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, उनको एक शिक्षा गारंटी दी गई है। हुआ क्लियर? और 14 वर्ष के बच्चे ही आर्टिकल 24 के अंतर्गत किसी भी कारखाने में खतरनाक काम में वो उनके जो रोजगार पर वो रोक लगाता है। आर्टिकल 24। आर्टिकल 21 ए देता है शिक्षा। एज क्या है? 6 से 14। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि ये जो शिक्षा को बनाया गया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बनाया गया था। और ये भी ध्यान रखना कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए
कौन सा संशोधन हुआ था? वो हुआ था 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? ये 2000 में हुआ था, 2002 में हुआ था। हुआ क्लियर? तो आपको पूछेगा कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 21 ए है। कौन सा संविधान संशोधन है, तो वो है 86वां संविधान संशोधन। कब किया गया था? 2002 में किया गया था। हुआ क्लियर? और कौन सा अधिनियम है, तो वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। हुआ क्लियर? ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की आजादी का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों के लिए 6 बुनियादी, कितने? 6 बुनियादी आजादी की घोषणा की गई है, जो व्यक्ति के लिए नैसर्गिक अधिकार माने जाते हैं। जिसमें से पहला अधिकार है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आजादी। तीसरा है संघ बनाने की आजादी। चौथा है भारत के राज्य के किसी भी क्षेत्र में घूमने की आजादी बिना रोके टोके। पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की आजादी। और छठवा है आजीविका चलाने के लिए व्यापार कारोबार करने की आजादी। ये 6 अधिकार हैं। पहले जो है 7 अधिकार थे। एक अधिकार कौन सा था? वो संपत्ति का, वो हटा दिया गया। कब हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। हुआ क्लियर? और इसे डाल दिएगा 300 ए जो आर्टिकल है, वहां पे इसे संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और ये भी ध्यान रखना कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को हटा दिया गया था। और इसको हटाकर अनुच्छेद 300 ए एक नया आर्टिकल बनाया गया, जिसके अंतर्गत संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए पहले जो 7 संख्या थी आपके मौलिक अधिकार की, अब कितनी हो गई है? वो 6 हो गई है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेबियस कॉर्पस याचिका का शब्द अर्थ क्या है? तो ये ध्यान रखना कि जो बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रीट है। उसमें से पहली कौन सी है? वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी ने गैर कानूनी रूप से बंदी बना लिया है, तो उसकी रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट देगी आर्टिकल 32 के अंतर्गत। हुआ क्लियर? तो इसका अर्थ होता है किसी को भी सशरीर पेश करना। अगर किसी व्यक्ति को किसी ने कैद कर लिया है गैर कानूनी रूप से, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोलेगी कि इसे आप सशरीर पेश किया जाए। जैसे कि देखना, भावरी देवी जो हत्याकांड हुआ था, उसमें जो राजस्थान है वहाँ के बहुत से मंत्री फंसे थे। कारण ये था कि जो भावरी देवी थी, ये एक नर्स थी और इसके संबंध जो है बाद में वहाँ के राजनेताओं से हो गए। परंतु कुछ ऐसी घटना घटी कि उसकी हत्या कर दी भी कार में। तो उसका जो पति था, उसे पता था कि ये जो है हत्या इनके द्वारा की गई है। तो किसी ने उसे ज्ञान दिया कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत तुम डाल दो गुमनामे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 का यूज किया और उसमें डाल दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसे एक बार अपने हाथ में ले लिया। तो आर्टिकल 32 के बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केस ले लिया वो वापस नहीं होता। हुआ क्लियर? अब यहाँ पे क्या हुआ कि बाद में उसका पति ही फंसने लग गया था उस केस में। पति ने बोला कि मैं केस वापस लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, एक बार केस आ गया तो यहाँ से आने का रास्ता नहीं है। ठीक है? अब जब पन्ने खुले तो यहाँ पे क्या हुआ कि मंत्रियों ने बोले कि हमने उसकी हत्या कर दी। हत्या कहाँ की? कार में की। तो जो सीबीआई जांच थी हो रही थी, तो उसमें सीबीआई पहुंची कार में। कार में उसका बाल का डीएनए मिला। उसका कार में उसका मिला बाल। पर यहाँ पर क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस यानी कि सशरीर पेश करना है। अब उसकी हत्या की गई थी, तो सबूत चाहिए था कि हत्या हुई है तो है या नहीं है। तो उसलिए उसको बोला गया कि आपने हत्या करे तो उसे कहाँ फेंका? तो उन्होंने बोला कि हमने इंदिरा गांधी नहर फेंक दिया। उसके बाद सीबीआई ने 6 महीने तक वो पानी रोका। वहां पे जितनी हड्डियां मिली, उस हड्डियों से उस बाल का डीएनए मैच खाया। जब मैच खाया तो बोला गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो भाबरी देवी है,
ये हड्डी और ये बाल का डीएनए मैच खाता है, यानी कि वो अब जा चुकी है, यानी कि शरीर पेश करने की बात वहाँ पे की गई। उसकी मृत्यु हो गई है तो डीएनए टेस्ट होगा कि व्यक्ति मरा है या जिंदा है। अगर वो व्यक्ति जिंदा है तो सशरीर पेश किया जाए। ये होता है हेबियस कॉर्पस, ठीक है? ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में इसे दायर किया जाता है और ये जो है मौलिक अधिकार की रक्षा करता है आपके, ठीक है? हुआ क्लियर? तो 5 प्रकार की रिट दी गई है और 5 प्रकार की रिट जो है अलग-अलग क्षेत्रों में वो काम करती है। जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान में जो वाक्यांश है कौन सा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये खालिस्तान से ली गई है। तो ध्यान रखना, भारत में जो ये कानून की जगह आप लिख लीजिए इसको विधि, ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये भारतीय संविधान में जो ग्रहण किया गया है ये किया गया है जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है। हुआ क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जो है इंग्लैंड के संविधान से क्या है, ये प्रेरित है। परंतु जो भारत का संविधान है वो जो ग्रहण किया है कौन सा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से ग्रहण किया है। ये डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये आता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उसका आंसर होगा इंग्लैंड। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को किस देश से ग्रहण किया है, तो वो जापान से किया है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपने दो वाक्य सुना होगा। एक तो हो गया कौन सा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और दूसरा सुना होगा आपने विधि की उचित प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया। हुआ क्लियर? अब ये दो क्या होते हैं, तो ध्यान रखना, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है यानी कि ये इसके अंतर्गत न्यायपालिका को यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई व्यवस्थापिका ने कोई कानून या विधि पारित कर दी तो उसे वो संवैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। विधि ने जो स्थापित कर दिया वही कानून बन गया। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट होगी उसे ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि वो उसकी जांच करे। क्यों? और ये जो ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है, ये ऐसी व्यवस्था जो है इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में क्यों है? क्योंकि इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जहाँ पे लिखित संविधान नहीं होगा वहाँ का जो संसद होगी, संसद जो पारित कर देगी वो विधि ही अपने आप में विधि होगी। यानी कि इंग्लैंड में क्या है, कोई लिखित संविधान नहीं है। जब लिखित संविधान नहीं है कि तो वहाँ की जो संसद द्वारा पारित कोई भी विधि अपने आप में क्या होगी, विधि होगी, क्योंकि उसकी जांच करने के लिए उसके बैकअप में कोई भी लिखित संविधान नहीं है। जैसे भारत में कोई विधि बनती है तो वो जांच होती है कि ये संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर सम्मत है तो विधि बनेगी, अगर सम्मत नहीं है तो विधि नहीं बनेगी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि ये जो डाइसी हुआ है, एक इंग्लैंड में व्यक्ति रहा है, राजनीतिक चिंतक रहा है, उसका नाम रहा है डाइसी। क्या? डाइसी रहा है। डाइसी के विधि के शासन का यह तीसरा भाग है। कौन सा? तीसरा भाग है। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये होता है कि इंग्लैंड का संविधान, इसका मतलब होता है कि इंग्लैंड का संविधान जो है विधि का परिणाम है। हुआ क्लियर? अब आ जाइए क्या, विधि की उचित प्रक्रिया में। यह अवधारणा जो है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से जुड़ा हुआ है। अर्थात न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी विधि को पहले संवैधानिक की जांच करेगा और संवैधानिक होने पर ही उसके अनुकूल विधि का पालन किया जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संविधान के प्रतिकूल होने पर न्यायपालिका संसद द्वारा पारित किसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह अवधारणा जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। यहाँ पर देखना 3 देश के नाम आ गए, एक है यूएसए, एक है जापान और एक है इंग्लैंड। ठीक है।
अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन करता है कि भारत में किस देश से यह जो अवधारणा है ये ग्रहण की गई है, तो वो है जापान। लेकिन यही क्वेश्चन करता है कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये है यूएसए। हुआ क्लियर? उचित का मतलब ये होता है कि जहां पर भी लिखित संविधान है, जैसे भारतीय लिखित संविधान है, अमेरिका लिखित संविधान है, यहाँ पर अगर संसद द्वारा कोई विधि बनती है तो न्यायपालिका ये चेक करेगी कि जो विधि बनी है संसद द्वारा ये संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर नहीं है तो विधि नहीं बनेगी, उसे वो असंवैधानिक घोषित कर देगी। अगर सम्मत है तो वो विधि लॉ बन जाएगा। हुआ क्लियर? और ये उचित प्रक्रिया जो है यूएसए से ली गई है। और जो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान से ली गई, परंतु इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? वो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। हुआ क्लियर? आपको डिफरेंस याद हो गया होगा कि उचित क्या होता है, प्रक्रिया क्या है, और इंग्लैंड यूएसए जापान का है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान से। ठीक है, आपको यहाँ पे अंतर समझ में आ गया होगा कि उचित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, और भारत का जो संविधान है उसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ये छोटा छोटा अंतर होता है। जब ऑप्शन आते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया था? भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड नेशन स्टेट यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है यूएसए से। परंतु यहीं पे क्वेश्चन करता है कि मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य पूछेगा आपसे तो वो है रूस, मौलिक अधिकार पूछेगा आपसे तो वो है अमेरिका। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो मौलिक अधिकार का वर्णन है ये भाग 3 में किया गया है, और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा गया है। और मैग्ना कार्टा के अंतर्गत भारत का जो मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। कितने? 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। तो ऐसा कौन सा अधिकार था जो वहाँ से हटा दिया गया है? तो वो है कौन सा अधिकार? वो है संपत्ति का अधिकार, वहाँ से हटा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये संविधान कब हटाया गया है? तो ये हटाया गया है कब? 1978 में हटाया गया है। तो इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन हुआ होगा, कौन सा हुआ होगा? तो वो था 44वां संविधान संशोधन हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटकर 1 हो गई। और इस संशोधन में एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल था 300A। 300A के अंतर्गत संपत्ति अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार जो है भारत में अब तक जो नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकार हैं। तो इसी प्रकार वर्तमान में भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जैसे कि जो आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है? ये अधिकार है समता या समानता का अधिकार। आर्टिकल कौन सा? 19 से लेकर 22 तक ये आज़ादी का अधिकार है। आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है ये है धार्मिक आज़ादी का अधिकार। और आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 तक का जो अधिकार है वो है सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार। और आर्टिकल 32 के अंतर्गत है संवैधानिक उपचार का अधिकार। हुआ क्लियर? इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 6 अधिकार है। संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 19(1)(f) में था, जिसे हटा दिया गया है,
और 31 वन भी हटा दिया गया है। 31 वन के अकॉर्डिंग ये एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, इसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। हुआ क्लियर? तो ये सारे कंटेंट आपके एग्जाम पॉइंट से सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में जो मौलिक अधिकार है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, परंतु मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है कहाँ से? रूस से लिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है? तो ध्यान रखना, बता चुका हूं मैंने जस्ट इसके पहले कि 7 जो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार थे, जो 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा एक हटा दिया गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब वर्तमान में संख्या कितनी है अपना मौलिक अधिकार की? वो है 6। और जो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये यूएस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? वो रूस से लिया गया है। और वर्तमान में कितने अधिकार हैं? वो 6 अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि कौन सा अधिकार नहीं है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 19A है उसके अंतर्गत है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। वह क्लियर? और जो ऑप्शन सी है वो अधिकार है आर्टिकल 19D में बताया गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार है। हुआ क्लियर? और जो 19C है, 19C के अंतर्गत भारतीय नागरिक को संघ बनाने का अधिकार है। लेकिन जो व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार जो है, ये है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको सोने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको शादी करने का अधिकार है अपने मन पसंद व्यक्ति से। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको जीवन, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपको इंटरनेट चलाने का अधिकार है। केरल हाईकोर्ट ने ये बता चुका है। हुआ क्लियर? तो आर्टिकल 21 जो है, अब तक ऐसा आर्टिकल है जिसका सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है आपके जीवन और नैसर्गिक और प्राकृतिक अधिकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए सांस लेने का अधिकार, सोने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, नेट चलाने का अधिकार, ये सभी आर्टिकल 21 का भाग है। निजता का अधिकार भी आर्टिकल 21 का भाग है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ बोला है कौन सा नहीं है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार है, एक है बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, आवागमन घूमने का अधिकार, किसी क्षेत्र में बसने का अधिकार, ठीक है, व्यापार करने का अधिकार। ये 6 अधिकार जो है इसमें आर्टिकल 19A, B, C, D, E, G में दिया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। लेकिन जो जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी का अधिकार जो है ये आर्टिकल 21 का भाग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीकों से बर्ताव किया जाएगा? तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 में यह प्रावधान दिया गया है कि जो भारतीय भूभाग क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया है, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता इसका मतलब होता है कि विधि के समक्ष समान प्रकृति या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। यह अवधारणा जो है अपने मूल प्रकृति में नकारात्मक है। और ये ध्यान रखना कि जो ब्रिटिश संविधान है उसमें वर्णित है डायसी का विधि का शासन। किसका? डायसी का विधि का शासन, शासन का एक भाग है। तो ध्यान रखना, डायसी का जो विधि का शासन है उसमें 3 भाग है। एक है विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधि की सर्वोच्चता
सर्वोच्चता। और तीसरा है संविधान, संविधान विधियों का परिणाम। ठीक है, और ये डाइसी के 3 विधि के शासन हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, डाइसी जो है इंग्लैंड का एक महान राजनीतिक चिंतक थे। उन्होंने अपने विधि के शासन सिद्धांत के 3 भाग बताए थे, जिसमें एक है विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के सामने किसी भी व्यक्ति अर्थात कोई भी जिसकी सामाजिक या राजनीतिक हैसियत कुछ भी हो, चाहे वह देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वह देश का कांस्टेबल हो, विधि किसी के साथ विभेद नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है विधि की सर्वोच्चता। इसका मतलब होता है कि देश में सर्वोच्च केवल विधि होगी, अर्थात किसी व्यक्ति को केवल तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब कोई विधि का उसने उल्लंघन किया हो। और तीसरा है संविधान विधियों का परिणाम। चूंकि इंग्लैंड में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, इसलिए उसकी संसद द्वारा जो भी विधि पारित होती है वो अपने आप में ही संविधान होती है। यद्यपि यह प्रावधान भारतीय संविधान में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत का एक अपना संविधान है। जब भी कोई विधि बनती है तो उसकी समीक्षा होती है संविधान के अकॉर्डिंग। अगर वो संविधान सम्मत है तो विधि बनेगी, अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देगी। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना, जो आर्टिकल 14 में जो अधिकार दिया गया है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ये अधिकार जो है भारतीयों और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन विधि निर्माण एवं उसके संरक्षण के संबंध में कुछ अपवाद भी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सांसदों और विधायकों को क्या है विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त समाज के विभिन्न वर्गों के संबंध में भिन्न भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं। राज्य स्वयं एक वर्ग हो सकता है, साथ ही भौगोलिक या क्षेत्रीय आधार पर विषमता भी मान्य है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता। इसमें भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जा सकता है, ये मान्य है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ये बात कर रहा है किसकी? आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें कौन सा यहाँ पे पॉइंट है या नहीं है? तो आर्टिकल 19 में कोई भी पेशा अपनाया जा सकता है, ये बोला गया है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी कि भाषण की आज़ादी है। आर्टिकल 19 में ये नहीं है, ये आर्टिकल 17 का भाग है। और धर्म का पालन ये आर्टिकल 25 का भाग है। किसका? 25 का भाग है। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो सी नहीं है, डी नहीं है, सी नहीं है, बचा क्या? ये है ऑप्शन सी। सी जो है ये सही होगा, ए और बी। तो ध्यान रखना, जो संविधान का भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें आज़ादी के मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 19(1) में कुल 6 प्रकार की आज़ादी है। तो पहली जो आज़ादी है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरी है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आज़ादी। तीसरी है संघ बनाने की आज़ादी। चौथी है भ्रमण करने की आज़ादी। पांचवी है निवास या बसने की आज़ादी। और छठवीं है व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो ये सभी 6 अधिकार हैं। पहले ये 7 थे, परंतु 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा 19(1)(f) में संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300(a) के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार से इनकी जो संख्या 7 थी वो 6 हो चुकी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का भाग 3 है। भाग 3 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। और इसी के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 है उसमें बताया गया है अस्पृश्यता को समाप्त करना और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करना। अस्पृश्यता से उपजी जो निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, क्योंकि यहाँ क्या बोला है उसने? विभेद उन्मूलन करना है, समानता का अधिकार।
हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। कौन सा? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था? तो ध्यान रखना 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश ने, कौन थे वो थे J.S. खेहर। ठीक है, खेहर की जो अध्यक्षता थी उसमें 9 सदस्यीय पीठ ने निजता का अधिकार, कौन सा? निजता का अधिकार, निजता के अधिकार को अनुच्छेद आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन एवं स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना। निजता का अधिकार जो है ये मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग 3 के तहत प्रदान स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकार का संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक वर्णन किया गया है। तो जो निजता का अधिकार है ये आर्टिकल 21 का भाग है कि आप अब बंद रूम में क्या करते हो, क्या देखते हो। ठीक है, आपका कोई मोबाइल चेक नहीं करेगा, आपका कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये आपका निजता का अधिकार होता है ना, खुद का अधिकार होता है। ठीक है, आर्टिकल 21 का विस्तार जो है अब तक सर्वाधिक हुआ है, जितने भी आर्टिकल है उनमें से सुप्रीम कोर्ट ने किया है। आपको सोने का अधिकार हो, आपको चलने का अधिकार हो, अच्छी वायु लेने का अधिकार हो, आपको नेट चलाने का अधिकार हो, ये सभी अधिकार, आपको अपने लाइफ पार्टनर यानी कि शादी किससे करना है वो अधिकार, ये सभी अधिकार जो है आर्टिकल 21 का भाग है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी क्या है? आर्टिकल 21 का भाग है। तो अब तक सुप्रीम कोर्ट ने सर्वाधिक विस्तार किया है वो है आर्टिकल 21, और निजता का अधिकार भी जो है आर्टिकल 21 के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? तो ध्यान रखना आर्टिकल 33 यानी कि आर्टिकल 33 सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के जो सदस्य के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है, राज्य विधानमंडल को नहीं दिया गया। ये ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल जो 28 है वो कहता है कि आप धार्मिक शिक्षा उपासना की आपको आज़ादी है। जैसे कि जो मदरसा है वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आर्टिकल 28 के अंतर्गत मदरसा में शिक्षा ग्रहण की जाती है। और जो आर्टिकल 30 है वो कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो जो मदरसे की स्थापना हो रही है, उनके द्वारा संचालन हो रहा है, ये सब जो है आर्टिकल 30 के अंतर्गत उनको अधिकार दिया गया है। हुआ क्लियर? जो आर्टिकल 32 है उसके अंतर्गत दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये जो अधिकार है, जब भी आपका मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। अगर आपको हाई कोर्ट जाना है तो उसके लिए आपको आर्टिकल यूज़ होगा 226। और इसी आर्टिकल को जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने कहा था कि ये भारतीय संविधान का क्या है? हृदय और आत्मा है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? ठीक है, तो इसमें कथन दिया है पी, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो हाई कोर्ट जाएगा वो 226 आर्टिकल यूज़ होगा और सुप्रीम कोर्ट जाएगा वो आर्टिकल 32 का यूज़ होगा। हुआ क्लियर? यानी ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। तो ध्यान रखना इसका कथन पी और कथन क्यू दोनों सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी और क्यू यानी कि ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है,
आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 26 क्या है, मैंने कल के लेक्चर में पूरा कर दिया है एक्सप्लेनेशन। तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उससे आप जाके देख लीजिए, आपको आर्टिकल 32 की पूरी कहानी, आर्टिकल 226 की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2 केस भी वहाँ पे मेंशन किया है मैंने, तो जो 2 केस हैं उसके द्वारा भी आपको समझ में आया कि आर्टिकल 32 का यूज़ कैसे होता है। दृश्य मूवी है, वहाँ पर भी यूज़ हुआ था, सब मैंने कहानी बता चुका हूँ, तो वो आप जाके एक बार देख लीजिए। आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो कल का लेक्चर है पार्ट 1 वो देख लीजिए, इसका हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाने उसके तहत ये संविधान में दिखाई देते हैं। तो ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार का यहाँ पे बोल रहा है क्रम कौन सा है, तो ध्यान रखना जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, उसमें जो आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, वो दिया गया है समानता का अधिकार, और जो आर्टिकल 19 में उसमें दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 से लेकर 24। हुआ क्लियर। और जो सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार दिया है आर्टिकल 30 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्लान कर लीजिए कि यहाँ पे क्या बनेगा पूरा इसका सीक्वेंस, ठीक है। तो इसे आप अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन सी पहले आएगा, 19 बाद में आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद डी आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ध्यान रखना कि आर्टिकल 14 बोलता है किसकी, तो यहाँ पे मैं पीपीटी ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आपको आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक सारे जो अनुच्छेद है वहाँ पे दिख जाएंगे वो, ठीक है आपको। तो सुन लीजिए, अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता। आर्टिकल जो 15 है वो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध करता है। आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 19 कहता है आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 21 जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। आर्टिकल 22 कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण। आर्टिकल 23 कहता है मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बोलता है धर्म की आज़ादी। आर्टिकल 32 कहता है संवैधानिक उपचार। मैं पीपीटी ऐड कर दूंगा, तो उससे आप ध्यान से पढ़ लेना। इतने आर्टिकल है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाते मौलिक अधिकार से, वह क्लियर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार खालिस्तान संबंधित है। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 ऐसा आर्टिकल है जो राज्य एवं प्राइवेट संस्थानों अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होने वाला अनुच्छेद है। राज्य भी है, प्राइवेट संस्था भी है, और किसी व्यक्ति विशेष पर लागू होने वाला अनुच्छेद है। इसके अंतर्गत जो है संविधान ने अस्पृश्यता अथवा किसी भी प्रकार के आचरण को कठोर रूप से प्रतिबंधित किया है। संविधान में यह स्पष्ट किया है कि अस्पृश्यता का किसी भी प्रकार का व्यवहार अपराध कृत्य होगा और निर्मित विधि से दंडनीय होगा। और ये ध्यान रखना कि जो अस्पृश्यता शब्द है हमारे संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया है। इस संबंध में उसने इस प्रकार के आचरण को एक ऐतिहासिक व्यवहार के रूप में समझने पर एक अधिक बल दिया है, जो कि कुछ विशेष जातियों के साथ लंबे समय से होता आ रहा है। संविधान अस्पृश्यता के आचरण पर स्वयं दंड की व्यवस्था नहीं करता और इस हेतु उसने संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान कर दी है। इसी का प्रयोग करके संसद ने जो है 1955 में एक सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया। उसके बाद इसे और हार्ड कर दिया और 1989 में SC/ST एक्ट अत्याचार निवारण अधिनियम पारित कर दिया, जो कि इस प्रकार के आचरण के लिए दंड की व्यवस्था करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। हुआ क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानव अधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में निहित है।
तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानव अधिकार की भावना परिलक्षित होती है। मानव अधिकार जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35, इसमें समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, कौन से, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन करने का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध, समान काम समान वेतन का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क न्याय का अधिकार, ये सभी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ बोला है उसने मानवीय अधिकार सार्वभौमिक घोषणा में उल्लेखित मानवीय अधिकार सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी, अनुच्छेद 12 से 51। वह क्लियर। इसमें मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों शामिल होंगे। हुआ क्लियर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि भारतीय संविधान की धारा 22, एक्चुअली ये धारा नहीं है, ये है आर्टिकल 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 जो है ये गिरफ्तारी और निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है नागरिक को। तो जो गिरफ्तारी होती है, ठीक है, गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, जिसमें कि एक गिरफ्तारी होती है सामान्य दंडनात्मक गिरफ्तारी। कौन सी होती है? सामान्य दंडनात्मक गिरफ्तारी, ठीक है। और एक होती है निवारक निरोध के संबंध में गिरफ्तारी। तो जो सामान्य दंडात्मक गिरफ्तारी होती है, इसके अंतर्गत 3 संरक्षण दिया गया है गिरफ्तारी करते वक्त उस नागरिक को। इसके अंतर्गत जो पहला संरक्षण दिया गया है उसमें बोला गया है कि आरोपी को उसकी गिरफ्तारी का तुरंत कारण बताना होगा। इसलिए आपने देखा होगा ओल्ड मूवी में कि वो मांगते हैं वारंट, कि आप मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो, उसका मुझे वारंट दिखाओ। तो ये तुरंत बताना पड़ता है कि आपको ये कारण के लिए अपराध के एवज में आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा संरक्षण है, उसमें बोला गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी पसंद का वकील करने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, अगर आपने वेब सीरीज देखा होगा पंकज त्रिपाठी की जस्टिस, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं उनको अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार होता है, और वो जो भी बात करेंगे वकील के रहते बात करेंगे, वकील के अकॉर्डिंग बात करेंगे, वकील जो बोलेगा वही बात करते हो, ठीक है, ताकि उनका जो केस है वो वीक ना पड़ जाए, स्ट्रांग बने, ठीक है। तीसरा जो संरक्षण है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि गिरफ्तार व्यक्ति को कितने 24 घंटे के भीतर सशरीर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 घंटे के भीतर। तो ये जब गिरफ्तार होता है व्यक्ति तो उसको ये संरक्षण दिया गया है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 24 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीयों को प्राप्त कानूनी अधिकार के बारे में सही है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे 2 कथन दिए, कथन पी और कथन क्यू। कथन पी कहता है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। कथन पी कहता है कि उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकार को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके कथन दोनों सही हैं। कैसे? तो ध्यान रखना, जो कानूनी अधिकार है एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं
उस कानून को बदलकर विधायिका यानी कि संसद द्वारा कानून अधिकार को बदला जा सकता है या उसे हटाया जा सकता है। जैसे कि आप देखना, आपके कितने 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन क्या हुआ कि 1978 में कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और इस संशोधन के माध्यम से जो आपके 7 मौलिक अधिकार थे, वो अधिकार को 6 मौलिक अधिकार कर दिया, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटाकर 300 आर्टिकल 300 ए में एक क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन पी और ऑप्शन क्यू जो है ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि विधायिका जो है संविधान के किसी भी पार्ट में अनुच्छेद 368 कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368 के अंतर्गत वो संशोधन कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत कहा गया है कि संसद कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिसके कारण जो संविधान का मूल स्ट्रक्चर हो वो डैमेज हो। वह क्लियर, यानी कि जो संविधान की भावना है वो बरकरार रहेगी, आप संशोधन कर सकते हो। उसके अलावा जहां पे संविधान की मूल स्ट्रक्चर का जो भावना है वो आहत होती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि आर्टिकल 13 जो है ये संविधान का क्या है, संरक्षक आर्टिकल है। आर्टिकल 13(2) जो है ये संविधान का रक्षक आर्टिकल है। वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पी और क्यू दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में उल्लेखित है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कथन ए और कथन बी दिया है, ठीक है। कथन ए कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता। कथन बी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो है कथन ए सही है, कथन बी गलत है। कैसे, हम समझते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल है 20, ठीक है। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो यहाँ पे देखना, आर्टिकल 20(1) है सब क्लॉज, आर्टिकल 20(2) है सब क्लॉज और आर्टिकल 20(3) है सब क्लॉज, ठीक है। ये सब क्लॉज दिए गए हैं, यानी कि आर्टिकल 20 के 3 पार्ट हैं, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। और ये ध्यान रखना कि यह अनुच्छेद डाइसी कौन है, डाइसी जो है इंग्लैंड का एक राजनीतिक चिंतक है। डाइसी के विधि के शासन के विधि की सर्वोच्चता के सिद्धांत से प्रभावित है। डाइसी के सिद्धांत क्या होते हैं, 3 सिद्धांत बताया था मैंने। तो ये जो पार्ट 1 है मौलिक अधिकार का, वहां मैंने एक्सप्लेन किया है। लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए उससे वहां जाकर देख लेना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब तक कि उसने किसी विधि का उल्लंघन ना किया हो, अर्थात गिरफ्तारी का एक ही मात्र आधार राज्य द्वारा निर्मित विधि का अतिक्रमण होगा, ना कि राज्य का मनमाना व्यवहार। हुआ क्लियर, इसका मतलब ये है विधि ही सर्वोच्च है, विधि का उल्लंघन होगा तो आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हुआ क्लियर। इसके 3 भाग है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23। आर्टिकल 21 कहता है कि विधि के उल्लंघन पर किसी अपराधी को अपराध के दौरान निर्धारित दंड से ही दंडित किया जाएगा, ना तो पूर्व की विधि का दंड दिया जाएगा। कहने मतलब यह है कि उसने जब अपराध किया है उस समय जो विधि लागू है वही विधि उस पर लागू होगी, ना कि पहले की विधि लागू होगी। हुआ क्लियर, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो मामला है कौन सा,
कि विधि वर्तमान की लगेगी, ये ओनली फौजदारी और आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। लेकिन जहाँ पे बात आती है दीवानी मामले की, दीवानी मामला यानी कि जहाँ पर सिविल मामला यानी कि ज़मीन जायदाद का जो मामला होता है, उस मामले में बाद में निर्मित विधि को पूर्ववर्ती समय से लागू किया जा सकता है। यानी कि इसका मतलब है कि दीवानी मामलों में पूर्ववर्ती समय की विधि भी लागू हो सकती, लेकिन जो फौजदारी और जो आपराधिक मामले हैं, इन मामलों में ऐसा नहीं होता। जब अपराध होता है और उस समय जो विधि लागू होती है वही विधि अप्लाई होगी, उसके पहले की विधि अप्लाई नहीं होगी। हुआ क्लियर? और जो दूसरा सब क्लॉज है आर्टिकल 20(2). आर्टिकल 20(2) कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरा दंड से दंडित नहीं किया जा सकता, यद्यपि दंड की अगली सुनवाई पिछली कार्रवाई के संलग्न रूप से, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है कहीं पर और वहां पे आसपास कम से कम 5 थाने पड़ रहे हैं उस क्षेत्र से करीब में, और पांचों थानों में उसकी शिकायत दर्ज हो गई है। तो पांचों थानों में शिकायत दर्ज हुई है तो अलग अलग मामले में शिकायत हुई होगी, किसने मुझे छेड़ा, इसने रेप किया, इसने हत्या की, जो भी XYZ, ठीक है। तो पांचों मामले एक ही आदमी से जुड़े हुए हैं तो पांचों मामले को संलग्न कर दिया जाएगा, ठीक है। और इस पर फिर केस फाइल होगा, उसके बाद उसे दंड दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि 5 थानों में चल रही है तो 5 थानों की अलग-अलग सुनवाई होगी, अलग-अलग उसके अपराध होंगे, अलग-अलग दंड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? ये ध्यान रखना। तो इसके अंतर्गत जो मुख्य अपराध होता है, मुख्य अपराध के साथ कुछ-कुछ सह अपराध भी होते हैं। तो सभी को केवल एक अपराध नहीं माना जाएगा, अलग-अलग अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी। तो ये कथन जो ए बोला है वो एक्चुअली आर्टिकल 20(2) का भाग है, ठीक है। तो आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ भी दिया, यहाँ भी दिया, परंतु यहाँ पे बोला गया है, ऑप्शन बी कहता है कि देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये गलत बोला है। ध्यान रखना, एक आर्टिकल हुआ है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 इस उपबंध के अपवाद का प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर आर्टिकल 33 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की इच्छा हो अथवा ना हो, परंतु जहाँ देश की, जहाँ राष्ट्र की बात आएगी, उसके इच्छा के विरुद्ध भी उसे सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो आर्टिकल बी गलत हो जाएगा और आर्टिकल ए सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए। और ध्यान रखना कि जो सब क्लॉज 3 है, आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 3 है, ये कहता है कि एक आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि वो स्वयं के खिलाफ अपनी गवाही नहीं दे सकता। वह क्लियर, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे आपको आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 समझ में आ चुका होगा। आर्टिकल 33 क्या कहता है समझ में आ चुका होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मिलान कीजिए, ठीक है। यानी कौन सी सही जोड़ी दी गई है इसमें से जो मिली हुई है, सही जोड़ी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 19E है, 19E में दिया गया है निवास की आज़ादी, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो 19B है, 19B में बोला गया है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की आज़ादी, तो ये भी गलत हो जाएगा। 19A बोला है, 19A में बोला गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 19G में बोला गया है कि आजीविका प्राप्त व्यापार करने की आज़ादी। हुआ क्लियर? तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सही बोला है, कौन सही है? तो ये ऑप्शन सी सही है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। और ये जो 6 आज़ादी है 19 आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ये मैं बता चुका हूँ पहले। तो जो लेक्चर देखोगे आप पार्ट 1 पार्ट 2, तो उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। तो जस्ट इसके पहले जो आपका क्वेश्चन हुआ है उसमें बताया था कि दो सिद्धि के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी, दो सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें जो है आर्टिकल 20(1) दिया है, आर्टिकल 20(2) दिया गया है
और आर्टिकल 20(3) दिया गया है। ठीक है, ये 3 आर्टिकल दिए गए हैं और तीनों आर्टिकल में बताया गया है कि जो आर्टिकल 20(1) है, इसमें बताया गया है कि जो अपराध होगा, जिस समय अपराध होगा उसी समय विधि जो लागू होगी, पूर्ववर्ती विधि लागू नहीं होगी। परंतु भी ध्यान रखना कि जो फौजदारी मामले होते हैं, जो आपराधिक मामले होते हैं, उसी में अप्लाई होता है। जहाँ पर सिविल मामले आ गए, जहाँ पर सिविल मामले नहीं कि जहाँ पर जमीन जायदाद वाला मामला आ गया, वहाँ पे पूर्ववर्ती विधि भी लागू हो सकती है, यानी होगी ही। परंतु जो आपराधिक मामले होते हैं, उसमें जो वर्तमान विधि लागू हुई है वही विधि लागू होगी। जैसे कि आपने देखना, पहले कुछ एज का लिमिट था, ठीक है, बाद में उसे संशोधन करके बोल दिया है कि इस एज में अगर बच्चा ये अपराध करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाए कि पहले ये कानून था, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, नहीं। वर्तमान में जो कानून लागू हुआ है और जब जो अपराध किया है बच्चे ने या व्यक्ति ने या अपराधी ने, उसी वक्त की विधि लागू होगी। जैसे कि मैंने आज अपराध किया है, मर्डर की जो सज़ा है वो 7 साल है, तो मुझे आज के मर्डर के अकॉर्डिंग 7 साल सज़ा होगी। जैसे मैंने कल मर्डर किया है और कल जो संशोधन हो चुका है और ये बोला गया है कि मर्डर की सजा का प्रावधान अब 10 साल के जाता है, तो कल के अकॉर्डिंग मुझे 10 साल होगी। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं कि ये मर्डर मैंने आज किया है परंतु विधि कल की लागू हो जाए। नहीं, जब मर्डर हुआ है, जब अपराध हुआ है, उसमें जो विधि लागू हुई थी वही विधि के अकॉर्डिंग आपको सजा मिलेगी। फिर बाद में उसके लिए संशोधन हो भी जाए, परंतु आपने जब अपराध किया है उस समय जो विधि लागू थी उसी विधि के अकॉर्डिंग आपको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और आर्टिकल 20(2) कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोहरे दंड से दंडित नहीं किया जाएगा। और जो आर्टिकल 20(3) है वो ये कहता है कि इसके अंतर्गत, आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत एक आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3) ये तीनों याद होना चाहिए, क्योंकि वो डीप चल जाएगा अब कि आर्टिकल 20(1) में क्या है, 20(2) में क्या है, 20(3) में क्या है। हुआ क्लियर? क्योंकि इसने ये क्वेश्चन कर लिया है, अब इसके डीप में जाएगा वो। हुआ क्लियर? ध्यान रखना इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य को खालिस्तान से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य देने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक आज़ादी की बात करता है वो। जबकि जो आर्टिकल 21(a) आर्टिकल 21(a) है, ये बोलता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से, जैसा कि राज्य विधि कानून द्वारा निर्धारित करी है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6। ठीक है, यहाँ पे आएगा 6 से 14 वर्ष। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि ये संशोधन है, ये हुआ है 2002 में हुआ है। और संशोधन कौन सा है? तो वो है 86वां संशोधन है। ठीक है, और जो शिक्षा का अधिकार यानी कि RTI एक्ट, शिक्षा का अधिकार जो है ये 2009 का एक्ट है, लेकिन जो है 2010 में ये लागू हुआ था। तो आपको आर्टिकल 21 याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है। आर्टिकल 21(a) संशोधन कब हुआ है? 2002 में हुआ है। कौन सा संशोधन था? 86वां संशोधन था। एक्ट कौन सा है? 2009 का एक्ट है, लागू हुआ है 2010 में लागू हुआ है। ठीक है, ये सभी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन ही किए गए हैं, UPSC, PSC, वनडे एग्जाम सब में कर चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है? तो ध्यान रखना, किसी महिला को अनुचित प्रकार से दबाव डालकर बलपूर्वक या जबरदस्ती घर के बाहर काम पर भेजना लैंगिक समानता के उपाय का क्या है? उल्लंघन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, जबकि अन्य उपाय जैसे कि महिला सशक्तिकरण, समान वेतन, दहेज विरोध कानून इत्यादि जो है ये लैंगिक समानता के
प्रभाव के उपाय होते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? ये जो क्वेश्चन है 2014 का है। किसका? यूपीएसआई के मेंस का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जो आयोग ने निरस्त कर दिया था, क्यों किया था उसका कारण है। ठीक है, कारण ये है कि जो आपको आज़ादी दी गई है उसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक आर्टिकल है आर्टिकल 20 और एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, ये दोनों आर्टिकल जो है आपके दैहिक और नैसर्गिक न्याय से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता किसी भी आपातकाल की स्थिति में। क्योंकि जो आर्टिकल 20 है, जब आपकी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी संबंध में जो संरक्षण दिया जाता है वो अधिकार है, और आर्टिकल 20 जो है ये प्राण और दैहिक आज़ादी से जुड़ा हुआ मामला है। ठीक है, तो दोनों आर्टिकल जो है आपके प्राकृतिक अधिकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों आर्टिकल में जो अधिकार दिए हैं इसको राष्ट्रपति किसी भी हालत में किसी भी आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकता। तो इसका आंसर होता आर्टिकल 20 आर्टिकल 21। ठीक है, लेकिन जो आयोग द्वारा ये क्वेश्चन को निरस्त कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को धर्म के संबंध में अंतःकरण की आज़ादी, धर्म की आबद्ध रूप से मानने का, आचरण करने का एवं प्रचार करने की आज़ादी प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्म की आज़ादी से इसका संबंध है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, और ध्यान रखना इसका सब क्लॉज है आर्टिकल 25A। आर्टिकल 25A कहता है कि इसके अंतर्गत जो सिख समुदाय है उनको ये आज़ादी दी गई है कि वो अपने पास कृपाण धारण कर सकते हैं, परंतु जो कृपाण होगा उसका एक लिमिटेड साइज होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। ठीक है, जो साइज बताया गया है उसी साइज का आप कृपाण रखते हो। ये अधिकार किसको दिया गया है? ये सिखों को दिया गया है आर्टिकल 25A के अंतर्गत। यानी कि यहाँ पे धर्म की उपासना, धर्म का प्रचार, धर्म का पालन करना, ये आपका अंतःकरण की आज़ादी दी गई है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। इसमें जो निजी अधिकार है ये आर्टिकल 21 का भाग है। ठीक है, सामाजिक आज़ादी जो है ये नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है, आर्थिक आज़ादी भी उसकी बात की करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखना, संविधान का एक अनुच्छेद है, वो है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 के कितने? 5 भाग हैं। ठीक है, 5 भाग में जो भाग 1 है, ठीक है, जो आर्टिकल 15 का भाग 1 है वो ये कहता है कि राज्य केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ विभेद नहीं करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि जहाँ पर अनुच्छेद बात करता है समानता की, समानता के अंतर्गत यहाँ पर नागरिक और गैर नागरिक दोनों को समानता प्राप्त है, यानी विदेशी और भारतीय दोनों को यहाँ पर समानता का अधिकार। लेकिन जो अनुच्छेद 25 है ये केवल भारतीय नागरिक को आज़ादी दी गई है। दोनों में अंतर रखना। ध्यान रखना, जो आर्टिकल 15 में जो अधिकार दिया गया है वो केवल भारतीय नागरिक को अधिकार मिला है, और जो आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है ये भारतीयों प्लस विदेशी, नागरिक प्लस गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। वह क्लियर? ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल जो 15(2) है, 15(2) जो है ये कहता है कि राज्य केवल उपरोक्त 5 आधारों पर ही किसी नागरिक को सार्वजनिक तालाब, नदी, रेस्टोरेंट, किसी मनोरंजन स्थान, अन्य किसी सार्वजनिक सेवा प्रदान करने में विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल जो 15(3) है वो कहता है कि आर्टिकल 15(1) का यह पहला अपवाद है जिसके अंतर्गत जो राज्य में महिला एवं बच्चों को विशेष स्थिति के चलते विशेष उपबंध कर सकता है। हुआ क्लियर? यह विशेष उपबंध जो है महिलाओं एवं बच्चों की विशेष शारीरिक संरचना,
सामाजिक स्तर से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप देखना कि जो मध्याह्न भोजन जो चल रहा है, ठीक है, जो अपना जब बच्चा गर्भ में होता है तो महिलाओं को अपना निकटतम जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ से दलिया आता है, ठीक है, तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको विशेष प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 15 आपको इसलिए भी याद रखना है कि आर्टिकल 15 में एक मूवी बन चुकी है, वह क्लियर। तो ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष प्रावधान किया है आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 15(4) जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है एक केस रखना, उस केस का नाम है चंपकम दोराजन वर्सेस मद्रास केस। ये 1951 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को अप्रभावी बनाने के संदर्भ में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि राज्य चाहे तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को विशेष प्रावधान प्रदान कर सकता है। यह अनुच्छेद ही भारत में आरक्षण का एक सशक्त आधार बना है। तो केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप जान रहे हो कि मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण अटका हुआ है, देश में मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि एसटी, एससी, ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है ये किस आर्टिकल के माध्यम से दिया गया है। तो आर्टिकल 15(4) के अंतर्गत चंपाकम दोराजन मद्रास केस 1951 में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि राज्य चाहे तो शैक्षणिक या सामाजिक पिछड़े हुए ओबीसी, एसटी, एससी को आरक्षण प्रदान कर सकता है। हुआ क्लियर। इसका आंसर जो है आर्टिकल 15 होगा, और आर्टिकल 15 आपको सारे क्लॉज में बता चुका हूं मैं। हुआ क्लियर। एक क्लॉज बच गया है आर्टिकल 15(5). 15(5) कहता है कि अल्पसंख्यकों एवं धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित शैक्षणिक स्थानों को छोड़कर, जैसे कि मदरसा हो गया, ठीक है, कोई धार्मिक संस्थान है वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करिए, उसको छोड़कर सरकारी निजी शैक्षणिक संस्थानों में एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को विशेष प्रावधान का लाभ देते हुए प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 कहते हैं ना कि आपका अगर कॉलेज में ओबीसी कोटा, एसटी, एससी के अकॉर्डिंग जो सीट रहती खाली, वो एक्चुअली आर्टिकल 15(5) आपको देता है। वह के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये मैं कल आपको पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर दिया है कि विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थगित प्रक्रिया, विधि की उचित प्रक्रिया, ये सब मैं कर चुका हूँ कल एक्सप्लेन। लंबा लेक्चर होगा इसलिए बताऊंगा नहीं मैं आपको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आर्टिकल 14 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन कल का है। इसका जो आंसर होगा ये होगा आर्टिकल बी। तो मैंने कल आपको आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 ये सब बता चुका हूँ मैं आपको। इसका आंसर ये है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उन्हीं को दिया गया है। ये आर्टिकल 30 के अंतर्गत है। जो मदरसा स्थापित होते हैं वो आर्टिकल 30 के अंतर्गत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार अंबेडकर द्वारा संविधान की हृदय आत्मा कहा गया है? तो इसको बता चुका हूँ मैं कि संविधान का जो हृदय और संविधान का जो आत्मा है ये अंबेडकर जी ने एक आर्टिकल कहे हैं, और आर्टिकल कौन सा है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 32। क्यों कहा है? क्योंकि आर्टिकल 32 जो है आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। इसलिए कभी क्वेश्चन हमको आएगा कि मौलिक अधिकार का रक्षक संरक्षक कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 32 है, जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचार का सिद्धांत। वह क्लियर। और अंबेडकर जी ने इसी आर्टिकल को कहा है संविधान की आत्मा या हृदय। वह क्लियर, ध्यान रखना। आर्टिकल 32 क्या होता है, आर्टिकल 226 क्या होता है, ये सब मैं कर चुका हूँ एक्सप्लेन पार्ट 1 में, जाके देख लेना उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को आर्टिकल
आर्टिकल 21 में वर्णित एक प्राण एवं दैहिक आज़ादी के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, क्योंकि प्राण एवं दैहिक आज़ादी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है ये इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है, लेकिन ध्यान रखना जो भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। अंतर याद रखना, भारत ने जापान से लिया है पर प्रेरित कहाँ से है? इंग्लैंड के संविधान से। और विधि की जो उचित प्रक्रिया है ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है, वह के लिए ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण एवं दैहिक आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार में सार्वभौम घोषणा अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानव अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा अंगीकार की, जिसके अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के तहत हर किसी को हर जगह कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्त का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता अधिकार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो यूपीएसआई का मौलिक अधिकार के इतने पीवाईक्यू थे ये सभी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स।